जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंदन वर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। और फिजिक्स के हम लोग दूसरे चैप्टर में आज देखेंगे मोशन, गति। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है मोशन, गति। अभी जानेंगे गति किसे कहते हैं। तो समय के साथ, पहले समझे, समय के साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो रहा है या वो अपना स्थान परिवर्तित कर रही है तो वो वस्तु गतिमान है या उसे गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो वायुयान का चलना, हवाई जहाज का चलना, ट्रेन का चलना, इंसान का पैदल चलना, गाड़ियों का चलना, लेकिन समय के साथ में। अभी क्या बोला है कि मोशन क्या बोला है, गति जो है क्या होता है, समय के साथ स्थान परिवर्तन, ठीक है, वो चेंज कर रहा है। जबकि स्थिर वस्तु क्या होती है, वो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। यानी कोई वस्तु गतिमान है, वो हर क्षण, एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी डे वो अपना स्थान चेंज कर रहा है, ठीक है। और स्थिर वस्तु क्या है, वो जो है समय के साथ अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा है। जैसे पेड़ पौधे हैं, स्थिर है, कोई कुर्सी रखी हुई है, कोई टेबल रखा हुआ है, ये बोर्ड है, ये स्थिर है, जब आएंगे आप यहीं पे मिलेगा। लेकिन ट्रेन जो है चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, यदि रुकी है तो वहीं पे मिलेगी, कंटिन्यू चल रही है तो वो गतिमान है या गति में है। तो ये स्थिर वस्तु, ये क्या है, गति। और इसको स्थिर के लिए क्या कहेंगे, समय के साथ स्थान में कोई परिवर्तन नहीं। स्थान का है स्थिति, जो उसकी स्थिति थी उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। ये हो गया गति, ये हो गया स्थिर यानी स्टेबल, और ये है जो है गति, मोशन। अभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु, इससे पहले, इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट देखा, मात्रक देखा, और मात्रक में मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक मानक माना गया है, और उस मानक के आधार पर हम बोलते हैं कि ये इतना दूरी की बात करें तो मीटर में बोलते हैं, समय की बात करें तो सेकेंड में बोलते हैं, और द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम में बोलते हैं। और भी चीजें हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में बोलते हैं। बट यहां राशि है, कह रहे कि राशि, तो उसी तरीके से राशि जो है क्या होती है, इस क्वांटिटी, यानी कह सकते हैं कि अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अब ये वो जो नापते हैं ना, मानक माना गया है, उसको भी दो राशियों में व्यक्त किया गया है। जो मानक माना गया है वो भी दो राशियों में व्यक्त किया गया है, जिसमें एक राशि है जिसे कहते हैं, एक फर्स्ट है अदिश राशि। वे राशियां जिनका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, जिनका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, वे अदिश राशि होते हैं। यानी जो द्रव्यमान की हम बात करें तो द्रव्यमान क्या है, राशि है। तो ये द्रव्यमान क्या है आपका, एक मूल राशि है। मैंने फिगर में दिखाया था कि मूल राशियां होती हैं और मूल राशियों के मात्रक होते हैं, जिनको हम मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक से जो उत्पन्न हुए मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कॉम्बिनेशन यही है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। द्रव्यमान को हम केजी में, किलोग्राम में नापते हैं। इसमें सिर्फ परिमाण बताते हैं, दिशा नहीं बताते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका वजन या आपका द्रव्यमान कितना है, तो आपने बताया कि 55 किलोग्राम दक्षिण दिशा में, तो ये गलत है, आपको दिशा नहीं बताना है, या आप दिशा बताएंगे तो गलत बता रहे हैं। आप
को बताना है कि 55 किलोग्राम, बस। ठीक है, अभी समय पूछा गया तो आप जो है समय को घंटा मिनट सेकेंड में बताएंगे, साथ में दिशा नहीं बताएंगे। तो अदिश राशि क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो जो है अदिश राशि होती हैं। एग्जाम्पल, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव आदि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, यानी इसमें उसकी क्वांटिटी की तो बात कर ही रहे हैं कि कितना क्वांटिटी है। परिमाण मतलब क्वांटिटी, कितनी बार उसको लिया गया है। द्रव्यमान 65 किलोग्राम मतलब 1-1 किलोग्राम का 65 चीजें ली गई हैं। तो परिमाण के साथ साथ में दिशा भी बताया गया है, दिशा भी होना चाहिए, और ये योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। यानी इसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो हम लोग प्लस योग का जो नियम होता है 3 धन 4, 2 + 2, 4 + 4, तो उसी तरीके से उस दिशा में जा रही है तो उस दिशा में 4 किलोमीटर + 4 किलोमीटर, वो 8 किलोमीटर जुड़ जाएगा। ठीक है, वो जो कोई भी इस तरीके की विस्थापन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ये दिशा, इस दिशा में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बोल रहा है कि उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आप गए, या आपका स्कूल पूछा जाएगा कि रेलवे स्टेशन से किस दिशा में है एवं कितना दूर है, तो दूरी पूछा गया तो आप बताए कि सर 3 किलोमीटर है। साथ में उसके साथ में दिशा भी पूछा गया तो वो विस्थापन हो जाएगा। दिशा भी जब आप बताएंगे तो साथ में वो विस्थापन हो जाएगा। इसका उदाहरण यह है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ETC। ठीक है, तो नॉर्थ दिशा में आप बताएंगे कि रेलवे स्टेशन से पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर मेरा स्कूल है। ठीक है, आगे देखते हैं एक और इसमें है बल, फोर्स क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है? उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप कोई 4 व्हीलर है और उसको धक्का देना है। ड्राइवर चूंकि खराब हो चुकी है, यदि मान लीजिए खराब हो गया है तो उसको धक्का देना है। तो धक्का देने के लिए वो बुलाया 4 आदमी को, तो क्या करेंगे? या तो आगे से धक्का देंगे या पीछे से देंगे। यदि 2 आगे से और 2 पीछे से दे रहा है धक्का तो गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं होगी, वो वहीं पे स्थिर ही रहेगा, या जो पार्टी कमजोर पड़ेगी वो उधर की तरफ वो लुढ़क जाएगा गाड़ी। तो बल क्यों सदिश राशि है? जब हम फोर्स लगाते हैं, जिसे बल लगाते हैं, तो इसको ऐसे धक्का देना है, आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। बल लगा के आगे की तरफ निकल रहे हैं, पीछे की तरफ, दोनों एक साथ में नहीं कर सकते। एक दिशा में पहले जाएगा फिर दूसरी दिशा में आएगा। दूसरा एग्जांपल के तौर पे गाड़ी की जब मैं बात कर रहा था, तो गाड़ी में आप ड्राइवर बोलता है कि भैया पीछे से धक्का लगाओ आगे की तरफ, यानी वो दिशा बता रहा है। कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी को पीछे से, यदि आगे वाला पहिया फंस गया है तो भी वो नहीं बोलेगा कि पीछे से धक्का दो, वो बोलेगा कि भैया आगे से पीछे की तरफ धक्का दो, ऐसे निकालने हैं। वो वहां पे दिशा भी बताएगा बल लगाने के लिए उस गाड़ी पे। इसलिए बल जो है एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या? तो वेक्टर क्वांटिटी, परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, वह है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। अब आती है दूरी। अभी कह रहा है कि दिए गए समयांतराल में बस द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, ये जो है मार्ग है, कोई मान लीजिए, और ये 10 किलोमीटर है और वो 2 घंटे में तय करता है, 2 आवर्स में तय करता है। तो ये यहां से यहां तक जो है 10 किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस होगा। दूरी क्या होगी? दिए गए समय अंतराल में बस द्वारा तय की गई दूरी, यानी 1-2 घंटे में बोला गया कि एक व्यक्ति 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, उसका दूरी क्या होगा? तो आप 10 किलोमीटर ही बताएंगे कि वो 10 किलोमीटर दूरी पहुंचा है। ठीक है, अभी वहीं दिए गए समय अंतराल में वो पूछ दिया
कि भैया एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आ गया तो उसका दूरी क्या होगा, तो आप बोलेंगे नहीं वो 0 होगा, गया वो आया, नहीं, उसका विस्थापन 0 होगा। यदि वो मान लीजिए 10 किलोमीटर D1 जाता है 10 किलोमीटर और D2 जाता है 10 किलोमीटर, या लौटता है, D1 जाता है और D2 लौटता है, यदि D उसका दूरी है यानी डिस्टेंस है, तो दोनों मिलके डिस्टेंस D1 प्लस D2 इक्वल टू 10 प्लस 10 यानी 20 किलोमीटर होगा। उसका दूरी कितना हो गया 20 किलोमीटर। वो कितना दूरी चला 20 किलोमीटर। तो वही कह रहा है कि दिए गए समय अंतराल में बस द्वारा तय की गई दूरी जो है या तय की गई मार्ग की लंबाई 10 किलोमीटर गया उस मार्ग पे, उसी मार्ग पे लौट के आ गया, और उसकी जो लंबाई होगी यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, वो है आपका दूरी। दूरी एक अदिश राशि है, सदैव धनात्मक या शून्य होगा। दूरी एक अदिश राशि है, क्यों है? क्योंकि आपसे पूछा गया कि आपका स्कूल यहां से कितना दूर है, तो आप बताते हैं कि 8 किलोमीटर है। वहां पे आप दिशा नहीं बता रहे हैं, वहां पे आप दिशा नहीं बता रहे हैं। आपका घर यहां से कितना दूर है, आप बोलेंगे लगभग 5 किलोमीटर है, मतलब ये यहां पे दिशा नहीं बता रहे हैं। तो दूरी क्या हो गया, एक आपका अदिश राशि हो गया, और ये सदैव धनात्मक होता है, यानी ये 0 से गए, यहां 10 0 है, और यदि ये आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये प्लस होगा, और यहां पे जो है इधर माइनस यदि हम मान लेते हैं, ये 0 मान लेते हैं सेंटर, इधर जाने पे प्लस है, इधर जाने पे माइनस, ये 0 है, तो दूरी जो होगा सदैव धनात्मक या 0 हो सकता है। दूरी की जब बात करेंगे तो हमेशा ये वाले पोजीशन रहता है इसका, प्लस या शून्य, कभी ऋणात्मक दूरी नहीं रहती है। क्यों? यदि आपसे ये पूछा गया कि आपका रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो आप मान लीजिए पूरब दिशा में है और आपने सोचा कि पश्चिम दिशा में, आपने आप सोच वो पूछ लग रहा है कि पूरब दिशा में है, एक्चुअल में वो पश्चिम है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि -20 किलोमीटर। यदि 20 किलोमीटर की दूरी है आपके पूरब में रेलवे स्टेशन, मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पूरब में है और आप सोच रहे हैं कि पश्चिम में है, तो आपने क्या बोला, आप जिसे डिस्टेंस पूछा तो आप उसको माइनस में नहीं बोलेंगे, हमेशा प्लस में बोलेंगे। यानी वहां पे आप हमेशा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बोलेंगे, या फिर 0 -10 -20 -30 -40 किलोमीटर ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये जो हमारा दूरी है सदैव धनात्मक या शून्य होता है। अब कह रहे हैं विस्थापन, यहीं पे बात बार बार मैं कह रहा था कि माइनस प्लस वाली बात में आपके दिमाग में आ रहा है, तो देखते हैं। निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। यह निश्चित दिशा में है। ये जो न्यूनतम जो दूरी है गया है, मान लीजिए ये 0 है और ये A है और ये गया है 5 किलोमीटर। यहां से व्यक्ति यहां पे गया है मान लीजिए, और यहां पे आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि किस दिशा में। अभी आपसे उदाहरण के तौर पे विस्थापन की हम बात करते हैं, तो एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी उदाहरण मैं बता रहा हूं कि आपने देखा होगा नेवी में या किसी जहाज का डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखता है, तो इसका मतलब है कि जहाज जो है तैरने के लिए, किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए, जहाज या इंसान को आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है, ठीक है।
तो यहां पे कंफर्म है, उतना ही पानी पीछे की तरफ ढकेलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये अगले लेक्चर्स में मैं समझाऊंगा क्या होता है। यदि पीछे की तरफ बढ़ना है तो पानी को हमें आगे की तरफ धकेलना पड़ेगा, तो इसीलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता है, विस्थापन, उस जहाज का विस्थापन। यानी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो पानी है वो पीछे की तरफ जाएगा और उसका जो मूवमेंट है यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगा जहाज। दूसरा कह रहा है कि आपसे पूछा गया कि भाई आपका रेलवे स्टेशन से किस दिशा में आपका घर है, तो आप सिर्फ दिशा नहीं बताएंगे वहां पे, आप दिशा के साथ साथ में दूरी भी बताएंगे कि सर रेलवे स्टेशन से मेरा 4 किलोमीटर, सर रेलवे स्टेशन से दक्षिण दिशा में है लगभग 4 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप बताते हैं। वहां पे विस्थापन उसको बोलते हैं जिसमें दिशा के साथ मैंने दिशा भी बताना पड़ता है। इससे पहले दूरी था, दूरी के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। अभी चलते हैं, ये एक सदिश राशि है, एसआई में इसका जो मात्रक है मीटर है और आपका दूरी का भी मात्रक मीटर ही है। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। ये देखिए सेंटर, ये प्लस, ये माइनस, ये यहां से गया इधर तो प्लस होगा और यहां से पीछे की तरफ जाएगा तो माइनस होगा, उसका जो विस्थापन होगा माइनस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चाल, स्पीड क्या होता है? किसी बस द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, किसी बस द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका कैसे हम समझेंगे? प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में। हम 1 सेकंड तो हमें फॉर्म, यदि किसी वस्तु का चाल जो है v है और दूरी जो है d है, मान लीजिए किसी वस्तु का चाल जो है किसी वस्तु का चाल, मान लो चाल जो है v, दूरी जो है हमने मान लिया d और समय मान लिया t, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा, यानी v बराबर d बाई टी। अभी t की बात करते हैं, t को मान लिया 1 सेकेंड, चूंकि t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो v इक्वल टू हो जाएगा d बाई 1 इक्वल टू d, यानी ये दूरी है, d दूरी है। तो देखते हैं, ये याद रखेंगे। तो प्रति सेकेंड तय की गई दूरी या प्रति घंटा तय की गई दूरी, यानी घंटे वाली की जब हम बात करेंगे, यानी टाइम 1 लिया जाए, तो वहां पे जो चाल होगा उसके दूरी के बराबर होगा, यानी चली गई दूरी के बराबर होगा। यही कह रहा है, बस द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी जो है चाल होती है, उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि चाल v है, दूरी d है, समय t है, देन v इक्वल टू d बाई टी, t इक्वल टू 1 सेकेंड, देन v इक्वल टू d बाई 1 इक्वल टू d, यानी v इक्वल टू d। चाल बराबर दूरी कब होगा? जब हम प्रति सेकेंड उसका तय की गई दूरी जो है निकालेंगे। चाल देख लीजिए यहां पे है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है, मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड है। अभी मान लीजिए चाल का मात्रक पूछ दिया और आप भूल गए कि क्या हो सकता है या क्या होता है, तो यदि फार्मूला याद है तो फार्मूले से आप उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देख लेते हैं, v इक्वल टू d बाई टी। d का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है मीटर और t का मतलब सेकेंड। तो जो
ये आपका चाल का जो मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब एक होता है औसत चाल। वस्तु औसत चाल 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 इफ वस्तु द्वारा चाल v1 दूरी बराबर, यदि v1 चाल से यानी किसी चाल से वस्तु जाता है और दूरी बराबर है यानी 100 किलोमीटर है, और वस्तु द्वारा चली गई चाल v2 दूरी बराबर है, यानी कि 100 किलोमीटर है और उसमें जो है 50 किलोमीटर वो इस स्पीड से चलता है v1 के स्पीड से और 50 किलोमीटर v2 के स्पीड से चलता है, दैट टाइम वो आपका उसका जो फार्मूला होगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, दूरी यदि बराबर है, 50-50 किलोमीटर की दूरी की बात करते हैं। या फिर यहां पे सिर्फ हम d1 50 और d2 जो है 50, यहां पे जो चाल जो चला v1 50 किलोमीटर 20 के और v2 जो है 50 किलोमीटर 30 के, देख लीजिए ये क्या है 50-50 किलोमीटर जो है। यहां पे हमारा ध्यान रखेंगे, ये सी क्वेश्चंस आते हैं, हम दिमाग से उतार देते हैं, पता नहीं चलता। यहां पे करना है 50 किलो, यहां पे डिस्टेंस नहीं बताया गया है कितना डिस्टेंस है, जिस 50 में ऐसे लिखा हूं डिस्टेंस का कोई बात नहीं होगा उस क्वेश्चन में। यहां पे v1 v2 अपान v1 प्लस v2 लगाएंगे, जहां पे डिस्टेंस की बात होगी इसमें v1 प्लस v2 अपान 2, डिस्टेंस के साथ साथ समय की भी बात करेंगे। यहां पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ चाल की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के साथ साथ समय की भी बात करेंगे, तो वहां पे ये फार्मूला लगेगा v1 यानी चाल पहले का चाल प्लस दूसरे का चाल बटा में 2, जिसमें पहले आधा दूरी अलग चाल से और दूसरे आधा दूरी अलग चाल से। फार्मूला वही है, 100 किलोमीटर v1 से चला और 100 किलोमीटर v2 से चला। यहां पे टाइम की हम बात करेंगे, यहां पे टाइम की बात नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन एक देख लेते हैं और कंफर्म हो जाएंगे। कोई मोटरसाइकिल सवार x से y तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहां पे x से y, यहां पे क्या कहा गया, डिस्टेंस का बात ही नहीं किया, कहां से कितना गया, कितना क्या किया, सफर गया, हमें सिर्फ औसत चाल पता करना है। तो मान लीजिए औसत चाल AV यानी एवरेज वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं कि एवरेज चाल पता करना है हमें। तो देखते हैं, या हम मान लेते हैं इसको AS लिख देते हैं, आप इसको हमने कर दिया AS यानी एवरेज स्पीड निकालना है हमें क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए वो किस चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान से चल रहा है, उसका जो है स्पीड कितना है, S1 मान लीजिए 30 किमी प्रति घंटा। यहां पे x से y को हम d मान लेते हैं, दूरी जो है d मान लेते हैं। दूरी को क्या मिला, d जो है दूरी है, और दूरी क्या है, बराबर है, दूरी बराबर है, यानी गया भी x से y और y से x आ गया। दैट टाइम क्या करेंगे, S1 और S2 जो है, S2 जो है 20 किलोमीटर है प्रति घंटा है। तो मैंने बताया था कि जब दूरी बराबर है, इससे पहले वाले में मैंने दिखाया था कि जब दूरी बराबर है तब फार्मूला लगाएंगे 2v1
v2 अपन v1 प्लस v2, याद रखेंगे ये। तो हाँ, यहां पे आप फार्मूला लगाए, v1 के जगह पे s हो गया है स्पीड, तो as इजकल टू हो जाएगा 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। अब यहां पे कर देते हैं फार्मूला का मान लिख देते हैं यहां पे। 2s1 का मान कितना है 30 इंटू s2 का मान कितना है 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20। आगे हल कर देते हैं, ये हो जाएगा 1200 बटा में 50, 24 km प्रति घंटा, जो इसका आंसर होगा। यानी एवरेज चाल, यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर के स्पीड से एक दूरी पे गया, एज्यूम हमने मान लिया 100 किलोमीटर दूर गया, और 20 किलोमीटर के चाल से वो वापस लौटता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? उसका औसत चाल जो है 24 किमी प्रति घंटा होगा, चाहे दूरी कहीं कितना भी हो। ठीक है, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। 18 किमी घंटा के चाल से चल रहा व्यक्ति 12 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? मिनट में पूछ रहा है और चला है इसने घंटा से। चाल मान लीजिए 20 से हम प्रदर्शित करते हैं, 18 km प्रति घंटा है, और ये पूछ रहा है कि दूरी माने 12 मिनट में डिस्टेंस क्या होगा? 12 मिनट में डिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले इस घंटा को हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। घंटा को किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट में। तो देख लेते हैं उसका जो चाल होगा कितना होगा, 18 km, और बटा में घंटा, एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 यहां पे लिख देंगे 60 मिनट। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं, कट पूरा कट करेंगे, फिर से कर देते हैं इसको। 60 10 बार, और ये हो जाएगा 6 से कटाएंगे 3 बार, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0.3 km, यानी किलोमीटर प्रति मिनट। अब पूछ रहा है कि 12 मिनट में कितना दूरी जाएगा, तो 12 मिनट, फार्मूला देख लेते हैं पहले। v इक्वल टू d बाई टी, v इक्वल टू डी बाई टी। d क्या होगा? d इक्वल टू v इंटू टी। अब d इक्वल टू v कितना है आपका? 0.3 km प्रति मिनट, और ये कितना है? t इंटू 12 मिनट। अब ये बता दूं कि आंकिक के साथ साथ में उनके मात्रक भी कटते हैं, तभी जाके हमें एक्चुअल में उस चीज का, यानी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, इनका मात्रक मिलता है। अब यहां पे देख लेते हैं, मिनट से मिनट कट गया, अब 12 इंटू इतना, d इक्वल टू बढ़ती 36 3.6 km, वो कितना डिस्टेंस गया? यदि कोई व्यक्ति 18 किमी घंटा के चाल से चल रहा है, तो 12 मिनट में 3.6 किलोमीटर चलेगा, या उतने दूरी पे होगा। ये इस तरीके से निकालते हैं, इसका देख लेते हैं फिर से। उसका चाल 18 किमी प्रति घंटा है, भी जो है पहले इसको हम मिनट में निकालेंगे कि तो 0.3 किलोमीटर प्रति मिनट, 12 मिनट में पूछ रहा है। v इक्वल टू डी बाई टी, पीछे बताया हूं, d इक्वल टू v क्रॉस टी, तो d इक्वल टू 0.3, मिनट से मिनट कट गया, 12×3 = 3.6 किलोमीटर आपका आंसर आया। अभी वेग, वेलोसिटी,
कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में विस्थापन की दर का मतलब भी होता है आपका वही प्रति सेकेंड वाला, प्रति सेकेंड, दर का मतलब प्रति सेकेंड की बात करेंगे। किसी निश्चित दिशा में विस्थापन की दर जो है वेग कहलाता है। अभी देख लेते हैं, मान लीजिए कि दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हमने डेल्टा डी मान लिया और डेल्टा डी पे हमने ऐसा तीर बनाया है, वेक्टर मतलब एक निश्चित दिशा में बता रहा है, और समय को हमने t मान लिया। तो जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी v जो होगा वो होगा डेल्टा डी बटा में t। ये होगा इसका होगा फॉर्मूला ये। अब चूंकि ये कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में विस्थापन की दर, अब दर की जब बात करते हैं तो प्रति सेकेंड यहां पे t इक्वल टू हो जाएगा 1, देन v इक्वल टू डेल्टा d बटा में t को हमने 1 माना है तो डेल्टा d बटा में 1, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा d वेक्टर। यानी एक निश्चित दिशा में तय की गई प्रति सेकेंड, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वहां पे बात करेंगे। ये एक सदिश राशि है, मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी जो वेलोसिटी है, त्वरण को यदि ए से प्रदर्शित करें तो v वेग है, तो वेग परिवर्तन की दर मतलब बाई डिवाइडेड बाई t यानी सेकेंड, तो a इक्वल टू v बाई टी, ये होता है फार्मूला। अभी वेग एक सदिश राशि है और मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब ये समझिए, वेग एक सदिश राशि है क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि वो जब वेग रहता है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। किसी एक निश्चित दिशा में कोई वस्तु जा रही है और कभी यहां पे रुक रही है, जा रही है, रुक रही है, जा रही है, या उसका समय के साथ में वो चेंजेज होता जा रहा है अपना चाल, या फिर कह सकते हैं कि जो उसका आगे बढ़ने की क्रिया जो है समय के साथ चेंजेज हो रहे हैं और एक निश्चित दिशा में हो रहा है, तो कंफर्म है कि जो आपका त्वरण होगा, एक्सीलरेशन भी एक निश्चित दिशा में ही लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं और त्वरण दक्षिण दिशा में लग रहा है, ऐसा नहीं है। जिधर आपका वेग रहेगा, तो वेग एक सदिश राशि है, दैट्स वाई जो आपका त्वरण होगा वो भी एक सदिश राशि ही होगा। अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया, इसके हिसाब से वेग परिवर्तन की दर मींस a यदि मानते हैं तो a इक्वल टू v बाई टी। नाउ अब हमें मात्रक निकालना है, तो हमें यहां पे न जाकर के यहां से हम निकाल सकते हैं a इक्वल टू v, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड वेग का, और t का क्या होता है, सेकेंड समय का। तो a बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड इंटू 1 बाई सेकेंड। ये ऊपर जाता है, इसके नीचे 1 रहता है, आपको बता दूं 1, ये ऊपर जाता है 1 बाई सेकेंड हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आपका मात्रक निकल गया। ठीक है, आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता है कि a इक्वल टू v बाई टी, देन आप हमेशा याद रखें जब, और फिर उसका जैसे फार्मूला निकले, कैसा कोई आंकिक मान निकले, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए। आगे देखते हैं, समय के साथ वस्तु का वेग, वस्तु के वेग का घटना, त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि वेग घट रहा है तो त्वरण जो है होगा, एक्सीलरेशन जो होगा माइनस में होगा। ऋणात्मक त्वरण को हम
मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। और वेग जब एक समान हो तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। आपने देखा होगा एक कोई लुढ़कती हुई वस्तु है, किसी दूरी पे जा करके वो रुक जाती है। कोई लुढ़कती हुई वस्तु है, एक समतल दूरी पे जा करके लुढ़क जाती है, या फिर वहां जाने के बाद उसके वेग में धीरे धीरे घटने लगता है। और जब घटने लगता है मतलब वो मंदन हो रहा है और त्वरण जो है ऋणात्मक हो रहा है। और यदि वो एक समान से चल रही है, कोई वस्तु 40 के वेग से चल रही है, स्पीड से चल रही है, तो वहां पे जो है त्वरण जो होगा शून्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। शब्द से ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है? जब कोई वस्तु एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र दूरी तय करे, वो जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति है। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं, यहां से कोई वस्तु को हमने ऐसे फेंका और यहां पे गिरा। आप ए, बी और ये है सी, ए, बी और सी, तो उसने कितना दूरी तय की? तो ये उदग्र है, ये दूरी, और ये है क्षैतिज, ये है क्षैतिज, और ये है उदग्र या लंबवत। ठीक है, तो उदग्र में देखते हैं, ये कह रहा है कि सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा ये पहुंचा है सी पे, वो एक दूरी इसने तय किया, और यहां से जहां पे वस्तु कोई हम फेंकते हैं और वो जो गिरता है, ये पेन को मैंने फेंका ऐसे या ऊपर की तरफ ऐसे फेंका, तो आप देखेंगे कि ये वस्तु ऐसे आके ऐसे गिरी। उदाहरण के तौर पे देखिए, ऐसे आके ऐसे गिरी, तो ये जो डिस्टेंस है, नीचे क्षैतिज है और ऊपर में जो ये पॉइंट है जहां पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट था, वो जो है आपका उदग्र है। वहां पे एक दूरी हो गई, इतनी ऊंचाई पे आई, और ये जो है नीचे क्षैतिज यहां पे आकर के गिरी। ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार से ये आपका प्रक्षेप गति बोलता है कि जब कोई वस्तु एक ही समय में दो दूरी तय करे, वो जो है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति कहलाता है। पिंड का वेग, परिणाम में दिशा दोनों परिवर्तन। अभी पिंड का वेग में का जो है क्या क्या होता रहता है? जब पिंड वेग में हो, पिंड जब यदि ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे वेग में है, इसका कंफर्म है कि ऐसे फेंक रहे हैं तो इसे ही इधर ही आएगा, ऐसे फेंक रहे हैं तो इधर नहीं चला जाएगा, तो इसलिए यहां वेग की बात कर रहे हैं। तो पिंड का वेग जो हमें समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा, समय के साथ यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे परिवर्तित होता रहेगा। तो कह रहा है कि परिमाण एवं दिशा दोनों यहां पे इतना था, यहां पे इतना, यहां पे ऐसे ऐसे करते हैं, यहां पे गिर गया वो जो है पिंड, तो प्रक्षेप गति में परिमाण एवं दिशा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। और वो जो पिंड है सदैव परवलयाकार, यानी परवल के आकार का वो गति करता रहता है। यहां से वो हमेशा सदैव ऐसे ही गति करेगा। ठीक है, इसमें वस्तु क्या है? परवलयाकार, यहां से ऐसे गति करता रहेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए, धनुष से छूटा बाण, आप धनुष से बाण मारते हैं तो वो पहले देखिए कैसे उठेगा। पहले यहां से आपने मारा, ऐसे उठा, और फिर ऐसे, फिर यहां पे गिरा, या मान लीजिए यहां पे गिरता है, वो सीधे आके ऐसे मारा और ऐसे यहीं पे नहीं गिर जाएगा, ये परवलयाकार करते हुए, यानी ऐसे जाके ऐसे जाएगा। दूसरा, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला जो है प्रक्षेप गति के उदाहरण। तोप से जो गोला मारते हैं, आपने देखा होगा, यदि आप तो तोप का यहाँ इतने पे 45 डिग्री पे रहता है गोले। तोप आपने यदि नहीं देखा है, देखा है तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे इसके मुंह है, यहाँ से गोला निकलेगा, देखते हैं, यहाँ 45 डिग्री पे लिया हुआ है। इसको नीचे करेंगे तो कम दूरी पे गिरेगा, इसको ऊपर भी करेंगे तो कम दूरी पे गिरेगा, 45 डिग्री पे मैक्सिमम जाएगा वो। अभी क्या होता है, दुश्मन को देखते हुए बम या तोप से गोले छोड़े जाते हैं। अभी सीधे कर दिया जाए तो
वो गोला कहाँ आके गिरेगा, उसी के तोप पे आके गिर जाएगा। ये आगे देखते हैं, कह रहा है अधिकतम दूरी फेंकने के लिए 45 डिग्री, कोई यदि यहाँ पे अधिकतम दूरी लेना है तो हमें ये जो एंगल है 45 डिग्री पे हमें फेंकना पड़ेगा। कोई भी जो वस्तु है अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए वस्तु को यहां से 45 डिग्री पे जो उसका एंगल होगा 45 डिग्री पे होगा। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, मान लीजिए ये है तोप का गोला छोड़ने के लिए जो ये 45 डिग्री पे होगा, तो तोप का गोला सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम दूरी पे जाएगा। यदि कम होगा तो भी कम दूरी पे जाएगा, ज़्यादा होगा तो भी कम दूरी पे जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, अधिकतम दूरी के लिए 45 डिग्री। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि अधिकतम दूरी फेंकने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति में या फिर कितने एंगल पे आप फेंकेंगे कि कोई वस्तु अधिकतम दूरी पे जाकर के गिरेगी। उदाहरण, इसका आंसर है 45 डिग्री। ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर से नेक्स्ट का चलते हैं। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी परास कहलाता है। जो ये दूरी इसने तय किया है, ये क्षैतिज दिशा जो है इसको हम परास कहते हैं। ठीक है, इसको हम परास कहते हैं। प्रक्षेपण कोण कोण थीटा एवं 9 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। जैसे मैंने बता दिया कि अभी कोई वस्तु यहां मान लीजिए ये है और ये 90 डिग्री का है, ये है 90 डिग्री। तो यहां पे यदि आपने 45 डिग्री पे फेंका तो ये जो इसका क्षैतिज दूरी होगा बराबर होगा। यहां पे जो आपने फेंका है 45 डिग्री पे, वो भी जो है इसका जो दूरी होगा बराबर। अभी इधर ले लीजिए और इसको भी मान लीजिए आपने इधर ले लिया, तो ये कह रहा है कि प्रक्षेप के मतलब थीटा तथा 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास यानी इधर और इधर के लिए दोनों के लिए जो है आपका क्षैतिज परास जो होगा बराबर होगा। ठीक है, प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु है वेग के त्वरण के बीच जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। प्रक्षेप का जो वस्तु है प्रक्षेपित किया गया है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है 90 डिग्री, यानी कह रहा है कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच जो है कोण है, ये यहाँ पे वेग चल रहा है, ये वेग से चल रहा है, और यहाँ पे जो त्वरण एक्सीलरेशन a लग रहा है वो जो होगा क्या होगा, वो उच्चतम बिंदु पर दोनों का जो कोण है, ये जो यहाँ से और यहाँ पे ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन आ गया। अभी तक हमने पढ़ा मोशन, उसके बाद से प्रक्षेप मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? अभी कोई वस्तु है यहाँ पे बांध करके आप घुमा रहे हैं, यानी कोई वस्तु वृत्तीय कक्षा में गति कर रही है, वो जो है उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वस्तु का वृत्ताकार मार्ग पर गति जो है वृत्तीय गति कहलाता है। एक समान चाल से गति, एक समान चाल से जो वृत्त में वृत्तीय कक्ष में गति कर रहा है, चाल एक समान है तो उसको हम समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति जो होता है त्वरित गति होता है, यानी त्वरण उसका हमेशा चेंज होता रहता है। और आप देखेंगे यहाँ पे त्वरण ये, यहाँ पे त्वरण ये, हर एक पॉइंट पे
भी उसका त्वरण चेंज होता रहता है। वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है। देख लेते हैं, वेग का भी दिशा साथ में हमेशा जब वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी दिशा ये है, ये v है, यदि यहाँ पे आने पे ऐसा, यहाँ पे ये दिशा, यहाँ पे ये दिशा, यहाँ पे वृत्तीय गति में वेग का दिशा क्या होता रहता है, प्रत्येक क्षण हमेशा चेंज होता रहता है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत लगता है। त्वरण की दिशा हम यहाँ पे यदि ये है और यहाँ पे ये वेग है, तो जो त्वरण की दिशा जो होगा, ए की दिशा, जो ये वेग घूम रहा है, ये वेग से चल रहा है, उसके लंबवत, यानी ये हमेशा यहां पे, फिर यहां पे लगेगा, फिर यहां पे, ऐसे लंबवत जो है त्वरण उसका लगता रहता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखी में उड़ जाता है। देखिए आप उदाहरण, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि पत्थर को एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई पत्थर लेकर के आप किसी रस्सी में ऐसे घुमा रहे हैं और टूटता है, तो क्या सीधे वहीं पे गिर जाता है? नहीं, वो स्पर्श रेखी, मतलब जिस रेखा में वो गति कर रहा था उसी रेखा में उधर जाकर के गिरता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाकर के गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हम घुमा रहे हैं और यहां पे टूटा और टूटते ही वो नीचे गिर गया, नहीं, ज्यादा से ज्यादा होगा कि थोड़ा कम दूरी पे जाएगा, लेकिन वहां से वो उस स्पीड के हिसाब से वृत्तीय गति में घूम रहा है। तो स्पर्शीय रेखीय में ऐसे घुमाते घुमाते मैं ऐसे फेंकूं तो ये इधर ही जाएगा। ऐसे फेंक रहा हूं, देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसे मैं घुमा घुमा के ऐसे फेंक रहा हूं तो ये इधर ही जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखित के में उड़ जाता है, रेखिकतः में उड़ जाता है, रेखिकतः में उड़ जाते हैं, यानी जिधर इसका वेग का दिशा जिस रेखा में होगा उस रेखा में वो जाकर के उड़ जाएगा, किसी निश्चित दूरी पे जाके गिर जाएगा, ठीक है। अभी उदाहरण आपने देख लिया। ये क्वेश्चन पक्का आता है या आ सकता है कि डोरी टूटने पर, यानी कोई पत्थर को घुमाकर वृत्तीय कक्षा में चलाते हुए डोरी टूट जाने पर वह कहां गिरेगा या किधर उड़ जाता है, तो आप बोलेंगे स्पर्श रेखिकतः दिशा में उड़ जाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में गति से रिलेटेड है। अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, इससे कुछ MCQ की भी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं, कल मिलते हैं मोशन चैप्टर के साथ ही, चैप्टर नंबर 3 में ही, लेक्चर 2 के साथ। नमस्कार।